चलिए दूसरा टॉपिक लिखिए हमारा, केसेस वेयर income from house property is not chargeable to tax. Not chargeable to tax. Cases where income from house property is not chargeable to tax. कौन कौन सी ऐसी इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेगमेंट कर लेंगे इस चीज को लिखने के लिए। एक हमारा हो जाएगा सेक्शन नंबर और दूसरा हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स। सेक्शन नंबर छोटा सा रहेगा, पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा सा रहेगा। ठीक है, एक एक करके पहले लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा पहला क्या है? पहला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। क्या था, मुझे कोई बताएगा? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्जेम्प्टेड इनकम याद कीजिए। एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली, एग्रीकल्चर इनकम हमने देखा था कि एग्रीकल्चर लैंड के अगर एग्रीकल्चर बिल्डिंग जुड़ी हुई है जिसको कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो, तो उसका आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना? तो ये उसी के बारे में बोल रहा है। देखिए इसके अंदर, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस forming part of agricultural income, forming part of agricultural income। अगर आपका कोई फार्म हाउस एग्रीकल्चर इनकम को फॉर्म कर रहा है तो फिर उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको एग्जेम्प्ट रखेंगे। पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखिए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 19A। इसमें कहता है ये, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी annual value of any one palace in the occupation of an ex ruler पहले आपको पता, पहले इंडिया में राजा महाराजा लोग का सब सीन चलता था, है ना? तो वही अगर कोई राजा महाराजा का कोई अगर एक बिल्डिंग है, कोई महल है पुराना, तो उसमें से एक महल को हम क्या मान लेंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी साल का उसको 0 मान लेंगे, मतलब उसकी इनकम को इनकम नहीं मानेंगे। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? अब आगे देखिए, पहले लिख लेते हैं फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। वो क्या कहता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ local authority then next section 10 subsection 21, section 10 subsection 21 ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, income from house property of an approved scientific research association, of an approved
साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। Then section 10 subsection 23C, 1023C, इसमें लिखिए प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज educational institutions, hospitals etc. Then next section 10 subsection 24, ये है आपका प्रॉपर्टी इनकम of any registered trade union, Then section 11 ये कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर house property held for charitable or religious purpose, Then section 13A, property income of any political party, property income of any political party. Section 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन, किसका? हाउस प्रॉपर्टी का। सेक्शन 22 क्या कहता है? प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन Section 23 subsection 2, one self-occupied property of an individual or HUF, one self-occupied property of an individual or HUF with effect from 1st April 2020 to house properties, नहीं इसको ऐसे लिखिए, with effect from 1/4/2020 SSC can claim benefit on to house properties। हालांकि आपके एग्जाम के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि अगर जो 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बट फिर भी मैंने ये, क्योंकि रिसेंट एक अपडेट था और मुझे इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना था, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, क्योंकि एग्जाम तो छोड़ो चले जाएगी, बट रियल लाइफ में तो आपको इसमें डील करना है ना, आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद सेक्शन
सॉरी, सेक्शन कहाँ गया, 23 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, ये क्या कह रहा है? सेल्फ occupied but vacant house property due to his or her employment somewhere else or we can say outside his or her hometown. Then section 23 subsection 5, house property held as stock in trade and not let out during the previous year. बस इतना ही है। इतना ही है जो हमको अभी डिस्कस करना है। Cases where the house property income is not chargeable to tax. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख ले। दिन 11 के बाद इतना, ये भी ले लो किसी को अगर लेना है तो, फिर डिस्कस कराता हूं मैं। हो गया सबका? यस सर। ओके, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। ये कहता है इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ मिला हुआ है, मतलब क्या, आपका जो खेत है उस खेत में जो फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस को आप यूज ही कर रहे हो खेती बाड़ी के लिए, मतलब वहां पर आप खेती बाड़ी का सारा सामान रखे हो, वहां पर रहते नहीं हो, खेती बाड़ी का सामान रखे हो, और वहां पर धान वगैरह जो फिल्टर करते हैं वो चीज वहां पर करते हो, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर आप खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली कोई भी अगर कुछ इनकम हुई उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। एंड क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ये आपका एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगता, तो इसीलिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो आपकी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म कर रही हो उसको हम इग्नोर कर देंगे। समझ में आया आपको ये पॉइंट? हाँ या ना, प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए, हाँ या ना। जी सर। यस सर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये क्या कहता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर। जी हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छा चीज कर दिया गया। अगर आपको पता हो तो पहले इंडिया में राजा महाराजा लोगों का शासन चलता था, ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो तो चीज खत्म हो गई। इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसे हमको पढ़ाया गया, ऐसा हो गया, मल्टीपल लोग वोट करेंगे और उनसे चुनाव आदमी देश को चलाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया, जो राजा महाराजा था अब उनके पास तो कुछ और काम हम बचा नहीं, वे लोग क्या करते थे, उनका जो महल वगैरह है वो महल वगैरह को भाड़े पे लगा देते थे कि भैया ठीक है अब तो और कुछ काम बचा नहीं है, अब तो हमारा राजा का जो सिर्फ नाम राजा रह गया, बट और कुछ काम धाम है नहीं, क्योंकि राजा का तो होता है ना, ईगो होता है। मैक्सिमम केसेस में जो देखा गया है, मैं नौकरी करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं राजा हूं, मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो उस चीज वो लोग क्या करते थे, फिर कहीं जाके कुछ नौकरी तो करेंगे नहीं,
एट द एंड अपना खजाना तो खत्म उनका, क्योंकि सारा भारत सरकार का हो गया, उनके पास कुछ खास बचा नहीं, और जो उनके पास था वो उड़ा दिए। तो एट द एंड वो लोग क्या करते थे, वो लोग फिर अपना घर को भाड़ा लगा देते थे कि भाई लो ये हवेली भाड़ा लगा दिया, वो हवेली भाड़ा लगा दिया, फलाने जगह की हवेली भाड़ा लगा दिया, और वहां से पैसे कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में इनकम टैक्स वालों ने उनको थोड़ा सा राहत दिया, उनको कहा कि सुनो भैया राजा जी, अब क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है तो आपको हम थोड़ा सा तो एडवांटेज ये दे देंगे, क्योंकि आप एक राजा हो। क्या एडवांटेज देंगे? हम ये एडवांटेज देंगे कि आपका जितना भी पैलेस वगैरह है, जितना भी महल वगैरह है, उनमें से कोई एक महल को हम आपको छूट दिए चलो, जिसका इनकम हम आप चाहो तो माफ करा सकते हो। तो वो राजा क्या करेगा, राजा देखेगा कि भाई कोई ऐसा घर, कोई ऐसा पैलेस जो मुझे बहुत ज्यादा इनकम कमा के दे रहा है ना, मैं बोलूंगा कि भैया मुझे इस घर के ऊपर बेनिफिट लेना है, और उस इनकम को राजा जी टैक्स नहीं देंगे। बाकी और अगर कोई पैलेस उसके हैं तो वहां से जो पैसा आएगा तो राजा जी को भी भैया नॉर्मल इंसान की तरह टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? यहाँ पर बड़े सिर्फ और सिर्फ एनी वन पैलेस, सिर्फ एक ही पैलेस का आपको बेनिफिट देंगे। है किसको कुछ डाउट इसमें? नो सर। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कहता है ये कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। मतलब अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी की कोई एक बिल्डिंग है, म्युनिसिपैलिटी उसको भाड़े में दे रखी है किसी को, और उससे जो म्युनिसिपैलिटी को हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो रहा है ना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, ये लोकल अथॉरिटी को एक बेनिफिट मिल गया, नो डाउट वो इनकम तो होगी लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड, जी हाँ अप्रूव्ड के ऊपर सारा काम धाम है, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। अप्रूव्ड मतलब क्या, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि अगर कोई एक साइंटिफिक रिसर्च एक एसोसिएशन है और वो अपने आप को गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देके अप्रूव्ड करवाया हुआ है, वैसे साइंटिफिक रिसर्च वाले को अगर उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी है और अगर वो भाड़े में देता है किसी को और उससे जो रेंटल इनकम होती है उसको माफ कर दिया गया। क्यों माफ कर दिया गया? सिंपल सा रीजन है कि गवर्नमेंट ने देखा कि साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन ये हमारा किस में आएगा, पर्सन की कैटेगरी में, एजेपी। ठीक है, तो एजेपी है, ये भी पर्सन है, पैसे कमा रहा है, टैक्स दे दो। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च वालों से जो पैसे मांगने गए तो वो लोग बोले सुनो भैया गवर्नमेंट वाले इधर आओ, हम किस लिए हैं, हम यहाँ पर जो रिसर्च कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं क्या? हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमको बेनिफिट नहीं लगेगा कुछ और आप हमसे टैक्स मांगोगे, एक तो ऐसे हमारे पास पैसे की कमी है, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए पैसे लगते हैं, एक तो आप हमको ढंग से सपोर्ट करते हो नहीं, एक आप हमको ढंग से ज्यादा फंड देते हो नहीं, फिर जो हम पैसे कमाते हैं भाड़ा लगा के उससे भी टैक्स ले जाते हो, आप चाहते क्या हो? तो गवर्नमेंट को ये चीज का एहसास हुआ, उनको लगा कि नहीं यार ये साइंटिफिक रिसर्च वाले एकदम सही बोल रहे हैं, तो इनको हमको बेनिफिट देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च अगर आप अप्रूव्ड हो, अप्रूव्ड मतलब क्या, वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर ये चीज अगर अप्रूव्ड वर्ड हटा देता ना, तो आज हर गली के हर नुक्कड़ पे एक आदमी आपको मिलता है जो बोलता है यस हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, और वो अपने घर को भाड़े में लगा देता। और जब सरकार पैसा मांगना थी तो बोलता भैया हम तो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए अब रिसर्च किस चीज के लिए कर रहे हो, वो भी तो एक फैक्ट है ना। तो जब आप अप्रूवल के लिए जाते हो ना तो सरकार पूछती है आपको भैया आप जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो आप क्या अप्रूव कर रहे हो, कितने साइंटिस्ट आपके पास है, प्लीज मुझे डेटा दीजिए। समझ में आ गया आपको? तो अप्रूव्ड अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वो अगर घर भाड़ा में लगाती है और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम उसको होती है तो उस इनकम को हम एग्जेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। सेम इनका भी किस्सा कहानी उसी टाइप का है जिस तरीके से हमारा साइंटिफिक रिसर्च वाले के लिए था। यूनिवर्सिटीज वाले, कॉलेज वाले, हॉस्पिटल वाले, ये लोग अगर अपना बिल्डिंग वगैरह ऐसे भाड़े में देते हैं और पैसे लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। रीजन सेम है, गवर्नमेंट चाहती है कि यार इनको जितना बेनिफिट हो सके दो, क्योंकि ये लोग इंडिया के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अच्छा इसीलिए आप लोग ध्यान दियोगे ना कि अगर कोई कॉलेज वगैरह बनती है या कोई जैसे मंदिर मस्जिद हो गया या आपका कुछ हॉस्पिटल वगैरह हो गया, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना अपना प्रीमाइसेस के बाहर में लाइन से 8-10 दुकानें भी बना देते हैं।
रीजन यही है कि वो दुकान को जो भाड़ा लगा देंगे उससे इनकम भी आएगा, टैक्स भी नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स हमको ये बेनिफिट दे रहा है, हम उसको अवेल कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए। सर ये सर एजुकेशन और हॉस्पिटल जो है प्राइवेट में भी वो टैक्स नहीं देते। उसका हम पढ़ेंगे, उनको अलग अलग बेनिफिट है। हम अगर आप एक एजुकेशन ट्रस्ट अगर आप खोलते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा इनकम हम माफ कर देंगे, प्रोवाइडेड जितना आपको इनकम हुआ आप उसी को इनकम में ही, और मतलब सॉरी, आप उसको उसी पर्पस के लिए और खर्चा कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज एक ट्रू एंड फेयर इंस्टीट्यूशन इटो खुली, इसने पैसा कमाया एक साल में 1 करोड़ रुपए। अब अगर ये 1 करोड़ अगर मैं अपने बैंक में रखूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। मैं क्या किया, इसी 1 करोड़ से एक और ट्रू एंड फेयर की तो ब्रांच खोल दिया भुवनेश्वर में मान लो, और मैं बता दिया गवर्नमेंट को कि देखो गवर्नमेंट, मैंने जो पैसे मिले, जो मेरी पैसे की कमाई थी, उसको मैंने वापस से खर्च कर दिया। कहां पर? जो मेरा मेन पर्पस था। मेरा मेन पर्पस क्या है? एजुकेशन को फैलाओ। फिर जब भुवनेश्वर से भी 1 करोड़ का और इनकम आया, उसने फिर कटक में एक और ब्रांच खोल दिया। फिर अब यहां से क्या किया, संबलपुर से 1 करोड़ आया, कटक से 1 करोड़, भुवनेश्वर से 1 करोड़, फिर उसने क्या किया, उन पैसों से और 3-4 जगह पे ब्रांचेस खोल दी। तो यही एक कारण है कि आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, कुछ इस टाइप के जो 2-3 कॉमन नाम है, ऐसी स्कूल आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। दिस इज द रीजन। वो लोग पैसे कमा के वापिस और फैलाते जा रहे, क्योंकि अगर मेरे पास रहेगा 1 करोड़ रुपए, 30 लाख तो सरकार को देना पड़ जाएगा। तो भैया मैं 30 लाख भी क्यों दूं सरकार को, मैं वही 30 लाख का अगर एक कहीं जाके तो फ्लैट खरीद लूं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो भैया मेरा स्कूल का एक ऑफिस बन जाएगा। तो वो लोग स्कूल वाले ऐसे करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है। यस सर। अब आगे देखिए, इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, संबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, संबलपुर व्यापारिक कौशल संघ, कुछ इस तरह के अलग अलग जगह पे क्या होते हैं ना, ट्रेड यूनियंस होते हैं। ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया फलाना फलाना एसोसिएशन। ठीक है, तो वैसे अगर कुछ ट्रेड यूनियन है, तो वो ट्रेड यूनियन का भी मेन मकसद क्या होता है? उनका मेन मकसद आप इंडिविजुअल का किसी का बेनिफिट करने का नहीं, इनका मकसद होता है ओवरऑल पूरे कम्युनिटी के लिए हम बेनिफिट दें। तो जो ट्रेड यूनियन ऐसा कुछ बन जाता है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब इनकी कोई ऑफिस तो होगी ना, अब वो लोग क्या करते हैं, अपना नॉर्मल खर्चा निकालने के लिए भी वो लोग जो एक बिल्डिंग बनवा लेते हैं, सबसे पैसा ले लेके थोड़ा, और उस बिल्डिंग को फिर भाड़े में लगा देते हैं, और उनके जो पैसा आ रहा है वो पैसा जो ट्रेड यूनियन का डे टू डे खर्चा है उसको खर्चे करने में यूज कर लेते हैं। तो वैसे पर्पस के लिए सरकार ने बोला कि भैया आप तो एक अच्छा काम ही कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक ट्रेड का यूनियन होना चाहिए, सरकार ऐसी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि अगर मान लो सरकार ने अभी कोई एक नया कुछ कानून लेकर आ गया, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का कुछ एक कानून सरकार लेकर आ गई कि भैया ऐसे ऐसे आपका कुछ नियम कानून लगेगा, बट सरकार ने तो एक बार बोल दिया, बट सरकार ने ये नहीं देखा कि भैया जो आज हमारे इंडिया में अलग अलग बिजनेस के सेगमेंट है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये ट्रेड यूनियन ही है ऐसे जो क्या करते हैं, अपने जितने भी सारे व्यापारी लोग हैं उन सबसे उनका प्रॉब्लम समझते हैं, सुनते हैं, और एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सारे के सारे क्या व्यापारी, और उस लेटर को वो लोग भेजते हैं किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट एक एक व्यापारी से बात नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट किससे रेस्पॉन्ड करता है? जो सारे के सारे ट्रेड यूनियन है उसको रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और यही एक कारण है कि आपका जो जीएसटी एक्ट है वो बहुत सारा बदलते गया है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे जितने भी लोग हैं उन्होंने ट्रेड यूनियन के थ्रू ही गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाई। तो सरकार देख रही है ट्रेड यूनियन प्राइवेट कोई फायदा करने के लिए नहीं बैठा है, ट्रेड यूनियन हमारे भारत को चलाने के लिए ही बना गया है, तो क्यों ना उसको हम बेनिफिट दें। तो उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन वालों, अगर आप पैसे कमा रहे हो घर भाड़ा लगाकर, तो आपकी इनकम को हम माफ करते हैं, जाओ टैक्स नहीं लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अगर जो मंदिर मस्जिद वगैरह है, वे लोग भी अगर अपने मंदिर मस्जिद की लगी हुई जो भी बिल्डिंग है या उनकी जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसको जब भाड़े पे देते हैं ना, उससे जो उनको इनकम आती है वो इनकम एग्जेम्प्ट है। खत्म बात। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ये अपने आपको तो फायदा देंगे देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना हाउस प्रॉपर्टी होगा, वो अगर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को भाड़े पे देती है और उसको अगर पैसे मिलते हैं तो वो उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। यहां पर पॉलिटिकल पार्टी सीधे अपने आप को बेनिफिट दे रही है। आगे देखिए, प्रॉपर्टी यूज फॉर
ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मेरा खुद का ही बिजनेस के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही भाड़ा दे रहा हूँ और मेरा वो भाड़ा फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। एक तरफ आप पैसा बढ़ा रहे हो इनकम बोल के, एक तरफ पैसा घटा रहे हो खर्चा बोल के, है कि नहीं? बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, मेरे इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट हो गया, कोई मतलब नहीं दिया। तो इसलिए भैया उसको साइड हटाओ, ऐसा किच नहीं करना, जाओ माफ। सेल्फ ऑक्युपाइड वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मान लो आज मैं जिस घर में रहता हूं, मैं उस घर में रह रहा हूं, मैं और उस घर को भाड़े में नहीं लगाया, तो भैया उस घर से, उस हाउस प्रॉपर्टी से क्या मेरे को कुछ इनकम हुआ? बिल्कुल नहीं। और जब मेरे को कुछ इनकम हुआ ही नहीं तो टैक्स किस बात का दूं? मैं तो खुद रह रहा हूं उस घर में। तो सरकार ने बोला बात तो सही है, जाओ माफ किए। अगर आपके पास आपका खुद का एक घर है जहां पर आप खुद रहते हो तो उसको हम आपके इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब उससे जनरेट। अब मैंने क्या बताया था, हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एक्चुअल रेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वहां पर कितना आप खींच सकते हो मार्केट से, है ना, आप मार्केट से कितना कमा सकते हो, कितने रियलाइज कर सकते हो रेंट, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी में अगर मैं रहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जिस अभी घर में रह रहा हूँ, ये घर अभी मार्केट में अगर आप भाड़े में देने जाओ तो आपको 20,000 रुपया भाड़े में मिलेगा। तो सरकार आके बोलेगी सुमित जी आप 20,000 रुपया पर मंथ करके टैक्स दो, मतलब उसको इनकम मानो और टैक्स दो। मतलब ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि मैं खुद रह रहा हूँ। समझ में आ गया? अब इस चीज को अभी रिसेंटली जो लास्ट एक इंटरिम बजट पेश हुआ था उसमें बोला गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 अगर कोई एसएससी के पास 2 घर भी हो सकता है खुद का सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब क्या, अब देखो क्या हो रहा है ना कि मान लो कि आज जैसे देखा गया कि भाई भाई थे, अब उनका पार्टीशन, तो एक फैमिली का एक घर था, अब पार्टीशन हो गया। माँ बाप कभी 6 महीना एक बेटे के पास रहते हैं, कभी 6 महीना एक बेटे के पास रहते हैं, है ना, तो 2 अलग अलग जगह पे रहते हैं। या फिर मान लो कि बेटा एक जगह रहता है, माँ बाप एक अलग बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कारण से एक फैमिली जो क्या गया 2 अलग अलग जगह पे रह रहा है और वो उन्हीं का ही है, सेल्फ ऑक्युपाइड ही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये भी एक बहुत कॉमन सा देखा जा रहा है हमको ये सीन, तो चलो हम इस चीज को भी एक्सक्यूज दे देते हैं। उसने कहा कि अगर आपका 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और वो दोनों आप रहते हो, खाली नहीं होगा, आप खुद रहते हो या आपके माँ बाप रहते हैं, तो उसको भी हम मानेंगे कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है और उससे आने वाली इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि वो इनकम नहीं आ रही ना, आप तो खुद रह रहे हो। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ही ग्रे एरिया में, ग्रे एरिया में तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से उसने क्लियर नहीं करी है। तो आने वाले फ्यूचर में अगर इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट अगर कुछ सर्कुलर नहीं लेकर आती है तो इसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं, बस इतना मेरे को बताना था इस पॉइंट की रिगार्डिंग। अब आगे देखिए, सेल्फ ऑक्युपाइड घर तो है लेकिन वो खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि आप काम के सिलसिले में बाहर जा रखे हो और वहां काम कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है ना, मान लो मेरा संबलपुर में घर है और मैं काम के लिए बेंगलोर में जाके वहां काम करता हूँ। अब क्योंकि मैं संबलपुर में हूं नहीं तो मेरे घर के बाहर ताला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले सरकार क्या बोली थी, सेल्फ ऑक्युपाइड आप खुद रहना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन भैया मैं तो खुद नहीं रह रहा ना, मैं तो एक्चुअल में कहाँ रह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट मैं अपना होम टाउन छोड़ के कहीं और रह रहा हूँ और ये घर मेरा खाली पड़ा हुआ है। तो सरकार ने बोला चलो इसको भी हम आपको माफ कर देते हैं, इस घर के ऊपर भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, इफ आप एक हाउस प्रॉपर्टी के डीलर है, आप खरीदी बिक्री करते हैं और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी कुछ स्टॉक इन ट्रेड में थी और वो प्रीवियस ईयर में एक भी दिन भाड़ा नहीं लगी, आपने भाड़ा मतलब नॉर्मल तो आप बेच देते हो, लेकिन अगर बिकती नहीं है तो आप क्या करते हो, भाड़ा लगा देते हो। तो मान लो अगर आपका भाड़ा भी नहीं लगी तो उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्या कर देंगे, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। सो ये कुछ केसेस थे जहां पर हमारी हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम क्या हो रही थी, एग्जेम्प्ट हो रही थी, मतलब उसके ऊपर टैक्स हम नहीं लगा रहे थे। क्या आपको समझ में आया यहां तक? यस सर। यस जी सर। सर। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है तो ठीक है सर फिर। सर हाँ मानस बोलो। सर आप बेंगलोर में काम कर रहे हो और हम्म, कोई बेंगलोर का संबलपुर में काम कर रहा है, तो घर एक्सचेंज किए तो टैक्स का कैसे हुआ? कोई मतलब नहीं ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो आपको नहीं बोल सर, दिया गया ना, एक्सचेंज करके डिफरेंस। कोई, हाँ सुनो, यहाँ। एक्सचेंज करके कोई सेंस बन नहीं रहा ना। यहाँ पर तो गवर्नमेंट तो खुद बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट तो बोल दिया कि भैया अगर आप अपना काम का सिलसिले में बाहर हो, आपका घर अगर खाली पड़ा है, आप उसका बेनिफिट ले लो ना, उसको टैक्स मत दो। लेकिन 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 अगर आप क्या कर रहे हो, आप क्या किए, आप बेंगलोर चले गए और आपका ये घर संबलपुर वाला भाड़ा लगा दिए। अगर भाड़ा लगा दिए तो भैया हम इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। आप बेंगलोर वाले के साथ एक्सचेंज करो कि किसके साथ भी करो, हम मान लेंगे कि आपने भाड़ा लगाया है और इसको आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा, यस सर। ठीक है।
क्लियर यहाँ तक? तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल इसी टाइम, Thank मतलब you, 1 sir. घंटे पहले 8 बजे। बाय। Thank you, sir. मोस्ट Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।